औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, बेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद। मैं हूं प्रोफेसर ग़ुलाम रसूल। आज जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं ये हिस्सा गज़ल पर है। साल अव्वल और साल दोनों के सिलेबस में जो हिस्सा गज़ल है ना वो ज़रूर है, बट इसमें देखिए हमारा सवाल नंबर जो 2 होता है ना वो इंशाई तर्ज में है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हिस्सा नज़म और दूसरे नंबर पे है हिस्सा गज़ल। सवाल नंबर 2 के 2 पार्ट होते हैं, एक हिस्सा नज़म है और दूसरे नंबर पे ये हिस्सा गज़ल है। हिस्सा नज़म की तशरीह के बारे में हमने पहले बात कर ली, और ये हिस्सा गज़ल नमूने के तौर पर ये 3 शेर लिखे गए हैं। हिस्सा साल अव्वल और साल दोनों के सिलेबस में इसी तर्ज का पेपर आता है। तो बच्चों देखिए, इसमें उन्होंने कहा है कि दर्ज झैल अशार की तशरीह करें, और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा है कि शायर का नेम लिखें। इसी तर्ज पे आपके सामने पेपर आएगा, 3 शेर दिए होंगे, तो आपने उसकी तशरीह कैसे करनी, आपने पेपर के ऊपर उसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा आपका सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 हिस्सा गजल, ये चीज। अच्छा, ये लिखने के बाद आपने क्या काम करना है, तो बेटे आपने लिखना है सिन्फ़े अदब, और उसके बाद शायर का नाम। अतः कि शायर के नाम का 1 नंबर होता है सिन्फ़े अदब, कि ये अदब की कौन सी किस्म है। आप यहां लिख सकते हैं हिस्सा गजल है। अतः कि ये चीज अगर ना भी लिखी जाए तो कोई बात नहीं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। सिर्फ इस चीज का 1 नंबर है, शायर के नेम का। लाइक ये 3 अशार दिए हुए हैं। मौत क्या आके फकीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ये लोग तो मर जाते हैं, और दीद व दीद जो हो जाए गनीमत समझो, जो शरर वरना हम अहले नजर जाते हैं, बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर मुंह पे तो चढ़ते हैं पर जी से उतर जाते हैं। ये 3 अशआर हैं, ठीक है, और 1 नंबर तो आ गया शायर के नेम का। तो बेटा उसके बाद ये 3 शेर हैं। अब बाज बच्चे क्या काम करते हैं, वो समझते हैं कि हिस्सा नज़म की तरह हिस्सा गजल के भी तीनों अशआर की तशरीह हम इकट्ठी करते हैं, लेकिन बच्चों इसमें ऐसा नहीं है। ये तीनों अशआर की तशरीह हमें सेपरेट अलग-अलग करनी पड़ेगी। अब देखिए, एक चीज तो याद रखें बच्चों, बाज बच्चे क्या काम करते हैं कि वो मतलब कि एक शेर की तशरीह, यहाँ शायर का नाम और लिख रहे हैं, दूसरे शेर की तशरीह और लिख रहे हैं, तीसरे शेर की तशरीह शायर का नाम और लिख रहे हैं। ये बात आप याद रखिएगा, इंटरमीडिएट के सिलेबस में जो हिस्सा नज़म है, जो हिस्सा गज़ल है, वो एक ही नज़म से एक ही गज़ल से अशार की तशरीह आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये 3 अशार दिए, ख्वाजा मीर तर्ज की जो हिस्सा गज़ल है उसमें से 3 अशार दिए गए, और इन 3 अशार की तशरीह आपने सेपरेट करनी है। वो 9वीं 10वीं क्लास का मैट्रिक का सिलेबस होता है, जिसके अशार की तशरीह जो होती है वो मुख्तलिफ हिस्सा नज़मों और हिस्सा गज़लों में से आती है, लेकिन इंटर के सिलेबस में इस तरह नहीं है। आपने ये चीज़ लिख ली, उसके बाद क्या काम करें, आप पहले शेर की यहाँ मतलब कि हेडिंग दे दें, नंबर 1 लिख दें। नंबर 1 लिखने के बाद यहाँ आपका मफहूम, मफहूम के बाद तशरीह, ठीक है, ये चीज़। और जब शेर नंबर 2 आ जाए, यहाँ 2 लिख दें, मफहूम और तशरीह। शेर नंबर 3 आ जाए, यहाँ 3 लिख दें और मफहूम और तशरीह। इस चीज़ को दोबारा रिपीट करने की बच्चों ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये शायर का नाम रिपीट करेंगे तो नंबर आपको एक बार मिलने हैं। अगर इसका नाम आप रिपीट करते जाओगे हर शेर से पहले, उसका गलत इंपैक्ट पड़ता है। वो चेकर जो कहता है कि मतलब इस बंदे को अभी पेपर प्रेजेंट करने का पता नहीं है, तो वो नंबर बसाव का तो आके नंबर काट भी लेते हैं। और बाद में ये भी सवाल पैदा होता है, मफहूम के बारे में पूछा जाता है। उन्होंने तो यहाँ कहा था दर्ज अशार की तशरीह लिखें, तो बच्चों मफहूम जरूरी नहीं होता। आप मफहूम ना भी लिखेंगे, आपने तशरीह अच्छी की हुई है ना, आपको नंबर मिल जाए। नंबर तशरीह के होते हैं, लेकिन मफहूम लिखने से एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। जब जिस बंदे को मफहूम आता है वो अशार की तशरीह अच्छे तरीके से कर लेता होता है। तो बच्चों ये 3 अशार की तशरीह आपने करनी, और अब इसकी तशरीह कितनी होनी चाहिए बच्चों देखें। अशार की जब आप तशरीह करने लगे, कम अज कम 1 सफ़ा रिक्वायर है 1 शेर की तशरीह का। 3 शेर हैं, 3 सफ़ात कम अज कम ये रिक्वायर है। और अब बोर्ड जो है अच्छे नंबर लेने के लिए हमें तशरीह कितनी करनी चाहिए, बोर्ड अच्छे नंबरों के लिए कितनी तशरीह कहता है, तो बेटे उसके लिए 1 शेर की तशरीह 1.5 सफ़ा होना जरूरी है। जब 1 शेर की तशरीह आप 1.5 सफ़ा लिखेंगे तो तीनों अशआर की तशरीह तकरीबन 5 सफ़ा तक बन जाएगी। 4 सफ़ात पूरे और 1 सफ़ा आधा, तकरीबन 5 सफ़ात बन जाते होते हैं। 5 सफ़ात की तशरीह हमने हिस्सा गज़ल की करनी। अब इसके हवाला जात कितने होने चाहिए, कम अज कम 2 हवाला जात 1 शेर की तशरीह में होने जरूरी है। गज़ल की तशरीह कर रहे हैं
تو اس کے جو حوالہ جات ہے وہ شعری حوالہ جات اس میں آ جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس سے ہٹ کے اگر کوئی آ جاتے ہیں تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ممکن کوشش کیجئے گا آپ جو حوالہ جات ہیں وہ شعری حوالہ جات میں، شعر کی تشریح میں شعری حوالہ جات ہی دیجئے گا. اسی طرز میں بیٹے تینوں اشعار کی تشریح آپ کر لیجئے گا، یہ چیز آپ کو بتا دی. اور اگر آپ یہاں بسا اوقات بچے کیا کام کرتے ہیں، وہ شعر 1 شعر 2 شعر 3 یہ مکمل شعر اٹھا کے یہاں لکھ دیتے ہیں. اردو کا پیپر اتنا لینتھی ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ میں بالخصوص کہ بڑی مشکل بچے اس کو پیپر کو مکمل اٹیمپٹ کر پاتے ہیں. ادروائز یہی بات سننے پہ آئی ہے کہ سر ہمارا پیپر میں فلاں سوال رہ گیا تھا، فلاں رہ گیا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا سوال رہ گیا تھا، یہ چیزیں ہماری مس ہو گئی ہیں. تو اس کا نا ایک تو ہم مینج نہیں کر پاتے. اتا کہ ان اشعار کی تشریح کو ہمیشہ اشعار کی تشریح کو پیپر پہ سب سے لاسٹ پہ حل کرنا چاہیے. اس شعر کو اشعار کی تشریح جہاں بھی آئے نا اس کو آپ لاسٹ پہ رکھیے کہ اس کو لاسٹ میں ہم نے حل کرنا، باقی جو سوالات ہیں ان کو پہلے کیا جائے. یہاں بعض اوقات بچے کیا کام کرتے ہیں، مارکیٹ کے ساتھ بڑا پیارا پیارا کر کے شعر لکھنا شروع کر دیتے ہیں. بیٹے اس کی ضرورت نہیں، لکھنا چاہیں آپ کے پاس وقت ہے، سیلف رائٹنگ اچھی ہے، سپیڈ تیز ہے، بڑا جلدی جلدی سے لکھ لیتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ادروائز نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جسٹ آپ یہ نمبر دیں، مفہوم نہ بھی لکھیں، مفہوم اگر صحیح سے آتا ہے تو لکھ لیجیے، غلط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دیں اور آپ لکھتے ہیں. اور ایک صفحے پہ آپ کے کوشش کریں 2 حوالہ جات آ جائیں ایک صفحے پہ، اور ایک پیراگراف کے بعد 8 سے 10 لائنوں کا ایک پیراگراف بنائیں، یا 7-8 لائنوں کو، اس کے بعد ایک شعر آ جائے، پھر 7-8 لائنوں کا پیراگراف بنائیں، اس کے بعد شعر آ جائے. تو اسی تناظر میں اسی طرز پہ آپ پیپر کو حل کرتے جائیے. اور وقت آپ کے پاس کتنا ہونا چاہیے اشعار کی تشریح کرنے کے لیے؟ اب دیکھیے بچوں 3 شعر ہیں، 1 نمبر تو شاعر کے نیم کا ہے، اور اس کے بعد 3 شعر آپ کے آئیں گے 3-3 نمبر کے. اب 9 نمبر اشعار کی تشریح کے ہیں اور 1 نمبر شاعر کے نیم کا ہے. 10 نمبر کی حصہ غزل کی تشریح ہوگی. تو آپ نے اس کے لیے جو وقت ہے وہ 30 منٹ، ایک شعر کی تشریح آپ نے 10 منٹ میں لکھنی ہے. جب آپ پیپر میں جائیں آپ کی واچ آپ کے پاس ہو، آپ واچ سامنے رکھیں اور اس کے ریلیٹڈ آپ اپنا پیپر حل کرتے جائیں. جیسا قصہ نظم کا ہم نے آپ کو بتایا، اس کے لیے بھی آپ کے پاس 30 منٹ وقت ہے، اور اس کے بعد حصہ غزل ہے، اس کے لیے بھی آپ کے پاس 30 منٹ ہے. 60 منٹ تو آپ کے پاس حصہ نظم اور غزل کے لیے ہے. اور جو باقی پیپر ہے وہ اتنا لینتھی نہیں ہے، جتنی یہ 2 چیزیں زیادہ لینتھی آ جاتی ہیں. اس کو ہمیشہ لاسٹ پہ کیجیے گا تو آپ کو اس کے جو نتائج ہیں نا یقیناً ایک اچھے ثابت ہوں گے. تو انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.